एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस एजुकेशन चैनल सिरोही। हमने इससे पहले जो क्लास थी उसमें आवर्तवेजी पादपों में जनन की बात कर रहे थे और इसमें हमने जो पुष्प की संरचना होती है या फिर कहें कि जो लैंगिक जनन होता है उसके अंदर जो जनन अंग होते हैं वो कहाँ पर बनते हैं, पुष्प में। और पुष्प है उसकी संरचना को हमने देखा था। यहाँ पर हम बात ये करेंगे कि जो नर जनन संरचना होती है पादपों में वह पुष्प के किस भाग में बन रही है और किस प्रकार की उसकी संरचना होती है। तो यहाँ पर जो बात करें तो हम ये कहें नर जनन अंग, और नर जनन अंग होता है, इसको कहा जाता है पुमंग। ये जो पुमंग होते हैं इनकी एक इकाई जो होती है उसको कहा जाता है पुंकेसर और इसी को कहा जाता है लघु बीजाणुपरण। अब जो हम देखेंगे संरचना वो रहेगी पुंकेसर की, जिनके अंदर पादपों के जो नर जनन संरचनाएं या फिर कहें कि युग्मक या परागकणों का निर्माण होता है। तो देखते हैं कि जो ये पुंकेसर है इसकी संरचना की यदि बात करें तो एक जो पुंकेसर है इस पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। परागकोश, योजी, पुतंतु। पुतंतु परागकोश को पुष्पासन से जोड़ने वाली तंतु जैसी संरचना होती है। इसके बाद आ जाता है परागकोश। परागकोश पुतंतु का शीर्ष भाग होता है जो बेलनाकार संरचना होती है और इसी परागकोश के अंदर परागकणों का निर्माण होता है या फिर कहें कि जो नर जो युग्मक होंगे उनका निर्माण यहीं पर होगा। इसके बाद आ जाता है योजी। योजी परागकोश और पुतंतु को जोड़ने वाली और परागकोश की जो लघु बीजाणुधानी या फिर कहें परकोष्ठ होते हैं उनको जोड़ने वाली संरचना होती है। अब देखते हैं कि जब ये परागकोश है इस परागकोश को यदि ऐसे काट दें हम इस तरीके से या फिर कहें कि जैसे ये पार्ट होता है कि इस पार्ट को यदि हम इस तरीके से काटेंगे तब अपने को ऊपर से ये पार्ट दिखाई देगा। तो अब इसको काटते हैं तो देखते हैं इस तरीके से ये पार्ट बनते हैं और इनके बीच के पार्ट के अंदर जो योजी रहता है। तो यहां पर यदि हम देखते हैं कि जब एक परागकोश को हम काट रहे हैं तो उस समय हमें इसके अंदर 2 लोब्स या 2 पालियां दिखाई देती हैं। तो यदि हम देखें तो ये हो गए परागकोश पाली या फिर कहें लोब्स। एक जो परागकोश पाली होती है इसके अंदर 2 पार्ट बने हुए रहते हैं, 2 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं।
तो यदि हम इसकी बात करें, एक ये हुआ और एक ये हुआ, और ये पार्ट हो गए परकोष्ठ या फिर कहें चैम्बर। इस प्रकार से यदि हम देखें तो एक परागकोश जो है, इस एक परागकोश के अंदर, यानी एक जो परागकोश है, इस परागकोश में 2 पाली और 4 परकोष्ठ ये होते हैं। इसके बाद यदि हम देखें कि जो मालवेसी कुल है, तो मालवेसी कुल के जो पादप हैं, मालवेसी जो कुल के पादप हैं, इनके जो परागकोश होता है, इसके अंदर यहां पर जो परागकोश पाली है वो 2 के स्थान पर 1 होती है। और 2 के स्थान पर 1 होने का मतलब है कि एक पाली में 2 प्रकोष्ठ हैं, इसीलिए 2 पालियों में 4 हैं। और हम ये कह रहे हैं कि मालवेसी कुल के पादप हैं, इनमें एक पाली और एक जो पाली या लोब्स है, इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर 2 प्रकोष्ठ होंगे। बाकी अधिकतर जो पादप होते हैं उनके अंदर हमेशा 4 प्रकोष्ठ होते हैं। और ये जो 4 प्रकोष्ठ होते हैं या फिर कहीं जो चैम्बर होते हैं, इन्हीं का दूसरा नाम होता है लघु बीजाणुधानी। इनको कहा जाता है लघु बीजाणुधानी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक परागकोश जो रहता है, इस परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं। और ये जो चारों लघु बीजाणुधानी है, ये संरचनात्मक रूप से समान होती है। अब जो अपना अगला जो इसके अंदर पार्ट आता है, वो हम ये कहेंगे कि एक जो पुंकेसर होता है, उसकी जब टीएस काटते हैं तब उसकी आंतरिक संरचना क्या रहेगी, या फिर कहें कि ये लघु बीजाणुधानी है, इसकी संरचना क्या रहेगी। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो लघु बीजाणुधानी है, इसकी संरचना, अब जो अपना टॉपिक है वो है लघु बीजाणुधानी की संरचना, या फिर कहें कि जो परागकोश है इसकी संरचना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी के अंदर जो परागकण बनने की प्रोसेस होगी, कहां पर होगी, इसको भी देखेंगे। तो देखो, इसको जब हमने ये कहा कि इसके टीएस काटते हैं, तो टीएस काटते हैं तो अपने को 2 लोब्स या फिर गए 4 चैम्बर दिखाई देते हैं। यदि हम इसी को देखें कि ये किस प्रकार से दिखाई देते हैं, तो यदि इसको देखें तो इस तरीके से ये पार्ट है। जैसे इस तरीके से ये पार्ट बना हुआ रहता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसके अंदर एक जो लोब है वो ये हुआ और दूसरा ये हुआ। तो हमें दिखाई दे रहे हैं 2 लोब्स दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से बेलनाकार है। लेकिन जब इसको इधर से काटा है, इसके टीएस काटेंगे, तब हमें दिखाई देंगे 4 चैम्बर। और वो 4 चैम्बर होंगे, तो जैसे इसको इस तरीके से टीएस काटते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, तब इसके 4 चैम्बर होंगे। यदि इनको देखेंगे तो हमें इस तरीके से दिखाई देंगे, यानी एक लोब है, इस एक लोब के अंदर 2 पालियां हैं। तो इस प्रकार से टोटली 4 हैं। हम जो संरचना देखेंगे, इनमें से इन चारों के बारे में ये कह रहे हैं कि इनको लघु बीजाणुधानी कहते हैं, यहाँ लघु बीजाणु बनते हैं। और ये चारों हैं, ये संरचनात्मक रूप से समान होते हैं। तो यदि एक की संरचना देखेंगे, वही शेष बचे हुए तीनों की संरचना होती है। तो अब हम सबसे पहले इसकी संरचना का जो डायग्राम है उसको देखते हैं।
जो लघु बीजाणुधानी है, यदि इसकी संरचना की बात करें तो हमने देखा है कि ये 4 लघु बीजाणुधानी है। कि एक लघु बीजाणुधानी ये हुई, एक लघु बीजाणुधानी ये हुई, एक लघु बीजाणुधानी ये हुई और एक लघु बीजाणुधानी ये हुई। चारों बिल्कुल कॉमन होती हैं संरचना के अंदर। तो जैसे ही इस एक संरचना को देखेंगे उसी प्रकार की सभी संरचनाएं होती हैं। अब ये जो पार्ट है इनके अंदर हमें एक पार्ट है, इसको देखें तो हम ये कहेंगे कि लघु बीजाणुधानी है। यदि इसको देखते हैं तो इसमें कुछ एक परतें बनी हुई रहती हैं, लेयर्स पाई जाती हैं। ये जो लेयर होती हैं और इनके बीच में एक कोशिकाओं का समूह उपस्थित होता है। तो ये लेयर है, ये 4 लेयर होती हैं और बीच में कोशिकाओं का समूह। तो हम ये कहेंगे कि एक लघु बीजाणुधानी है। तो इसके 2 पार्ट हुए। इसके अंदर फर्स्ट जो पार्ट हुआ वो हुआ लघु बीजाणुधानी भित्ति। दूसरा पार्ट हुआ लघु बीजाणु जनन उत्तक। ये 2 पार्ट होते हैं। यदि भित्तियों की बात करते हैं तो इसके अंदर भित्तियां 4 भित्तियां होती हैं। तो बाहर से अंदर की ओर एक लघु बीजाणुधानी में जो 4 भित्तियां पाई जाती हैं, अब इनमें देखते हैं। सबसे बाहर की ओर यदि हम भित्ति की बात करते हैं, जो फर्स्ट नंबर पर ये जो रहती है बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस। सेकंड जो भित्ति रहती है ये भित्ति, सेकंड जो भित्ति है उसकी बात करें तो हम ये कहेंगे कि ये जो पार्ट होता है इसकी बात करें, इस पार्ट की बात करें, ये पार्ट, ये जो भित्ति रहती है इसको बोला जाता है एंडोथीसियम, अंतस्थीसियम। इसके बाद आता है कि अगली जो भित्ति रहती है वो यहां से यहां तक की भित्ति है। और ये जो भित्ति रहती है इस भित्ति को कहा जाता है मध्य परत, मिडिल लेयर। इसके बाद इसके अंदर की ओर जो परत बनी हुई है, यदि हम देखें इस परत की बात करें, ये जो परत होती है इस परत को कहा जाता है एपिटम। तो इस प्रकार से ये तो हुई लघु बीजाणुधानी की 4 भित्तियां, जिसके अंदर फर्स्ट बाह्य त्वचा, सेकंड एंडोथीसियम और थर्ड मध्य परत और फोर्थ रहती है टेपिटम। इस टेपिटम के अंदर की ओर यदि हम देखते हैं तो कोशिकाओं का एक समूह होता है ये, और इस समूह को कहा जाता है लघु बीजाणु जनन उत्तक। और ये जो पार्ट रहता है इस पार्ट को कहा जाता है संयोजी उत्तक या फिर कहीं योजी। इस तरीके से तो ये इसके पार्ट हुए। अब इसके एक एक पार्ट को हम देखते हैं कि किस पार्ट की क्या विशेषताएं रहती हैं, या फिर कहें कि कौन सा पार्ट है उसके अंदर क्या क्या संरचनाएं पाई जाएंगी, क्या उनके फंक्शन होते हैं। अब यहाँ पर यदि हम देखें सबसे पहले बाह्य त्वचा। यदि बाह्य त्वचा की बात करें तो बाह्य त्वचा एक कोशिकीय मोटाई की होती है। कि यदि इसकी मोटाई की बात करें तो हम ये कहेंगे एक कोशिकीय। एक कोशिकीय मोटाई की है। और यदि हम इसकी बात करें सबसे बाहर की ओर है,
जब ये परत सबसे बाहर की ओर होगी तो इसका मतलब इसका सबसे मुख्य कार्य रहेगा कि ये जो परत है वो अंदर के पार्टों की सुरक्षा करती है। अब इसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ पर ये जो कोशिकाएं रहती हैं ये चपटी होती है, मुख्य कार्य सुरक्षा हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे जो दूसरी परत है इसकी, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम में बाह्य त्वचा के अंदर की ओर, और ये भी एक कोशिकीय होती है, ये भी एक कोशिकीय होती है। इसके बाद ये जो परत होती है इस परत की एक मुख्य विशेषता होती है कि इसके अंदर अल्फा सेलुलोज की पट्टियां पाई जाती हैं। यदि हम बात करें इस परत की तो इसके अंदर जो अल्फा सेलुलोज की जो यू आकार की पट्टियां बनी हुई रहती हैं इस तरीके से, इस पूरी परत के अंदर इस तरीके से ये जो पट्टियां होती हैं ये बनी हुई रहती है इस तरीके पूरी परत में है। तो हम ये कहें अल्फा सेलुलोज, यहां पर पाई जाती हैं अल्फा सेलुलोज की पट्टियां। अब ये जो अल्फा सेलुलोज जो रहता है ये नमी को अवशोषित करके स्फीत हो जाता है, लेकिन जैसे ही नमी की इसमें कमी आती है या फिर कहें कि वाटर मॉलिक्यूल्स की जैसे ही इसमें कमी आती है तो कमी आने पर इसके अंदर तनाव उत्पन्न हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, और इस स्ट्रेस के कारण ये जो परत होती है ये फट जाती है। तो जैसे ही ये परत होती है या फिर कहें कि जो अंतःस्थिशियम होती है ये टूटती है तो इसके तनाव के कारण बाहर की परत भी टूट जाती है। तो जैसे ये टूटती है तो हम ये कहेंगे कि ये पार्ट भी टूट जाता है, इसके बाद ये पार्ट भी ऐसे टूट जाता है। तो जैसे ये पार्ट टूटेंगे तो इसका मतलब ये लघु बीजाणुधानी है, इसके स्फुटन में ये सहायक होती है। तो यहाँ पर जो लघु बीजाणुधानी है यदि हम इसकी बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों परतें जो रहती हैं ये टूट जाती है इस तरीके से, और जैसे दोनों परतें टूटेंगी तो ये पार्ट होता है ये पार्ट जो है ये हट जाता है यहाँ का, और जैसे ये पार्ट हटेगा तो इसी को हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी का स्फुटन। इस तरीके से ये पार्ट हो जाते हैं, ये हट जाते हैं, यहां से इसका स्फुटन होता है। इसके बाद यदि हम बात करेंगे कि अगली जो परत होती है वो होती है मध्य परत। मध्य परत जो रहती है यदि इसकी बात करें तो ये 3 कोशिकीय मोटाई की होती है। यदि हम देखें तो इसके अंदर एक परत ये बन गई है, इसके बाद जो सेकंड परत है सेकंड परत ये बन गई है, ये परत, और इसके बाद यदि हम बात करते हैं कि जो थर्ड परत होती है तो थर्ड परत इसके अंदर ये बनती है। तो इस प्रकार से हम ये कहें कि जो ये एरिया रहता है ये एरिया कहलाता है मध्य परत का, यहां से यहां तक का। तो ये जो मध्य परत है ये 3 कोशिकीय मोटाई की होती है। जब लघु बीजाणुधानी परिपक्व हो जाती है तो उस समय यह मध्य परत है ये नष्ट हो जाती है, और नष्ट किस प्रकार से होती है कि इस मध्य परत से पोषक पदार्थ टेपिटम लेती है, और टेपिटम जो पोषक पदार्थ होते हैं वो लघु बीजाणुओं को देती है। तो इस प्रकार से ये परत स्फुटन या कहें कि जैसे ही लघु बीजाणुधानी परिपक्व होती है उससे पहले या स्फुटन से पहले ये परत बिल्कुल नष्ट हो जाती है, मध्य परत। तो केवल बाहर की साइड ये 2 परत बची है। इसके बाद इसका जो मुख्य कार्य रहता है वो अंदर की साइड जो रहते हैं या टेपिटम रहते हैं उनको पोषक पदार्थ प्रोवाइड करवा देना होता है। इसके बाद 4th परत जो आती है वो होती है टेपिटम, और ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट परत होती है, या फिर कहें कि लघु बीजाणुधानी में इसका जो कार्य रहता है वो इन सब परतों से सबसे अधिक इंपॉर्टेंट कार्य रहता है। तो यहाँ पर देखें टेपिटम की यदि हम बात करें तो टेपिटम की जो परत होती है वह सबसे अंदर की परत है, 4th नंबर। यहाँ पर इससे अंदर होते हैं लघु बीजाणु जनन उत्तक या लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं। तो लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं या उत्तक को घेरे हुए
एक बड़े आकार की या कहीं स्तंभाकार कोशिकाएं रहती हैं, और ये जो कोशिकाएं रहती हैं इसकी परत को कहा जाता है टेपिटम। अब बात ये करते हैं कि टेपिटम जो है इसके कार्य क्या रहते हैं। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट इसका कार्य यदि हम देखेंगे, इनके प्रकार देखेंगे, तो अब देखते हैं कि टेपिटम है किस प्रकार की हैं और क्या इसके कार्य रहते हैं। अब जो टेपिटम है, यदि इसके प्रकारों की बात करें, प्रकार टेपिटम दो प्रकार की होती है। फर्स्ट यदि बात करें तो जैसे अमीबीय, टेपिटम। सेकंड की यदि बात करें तो स्रावी या ग्रंथि, टेपिटम। अमीबीय टेपिटम हो या फिर ग्रंथिल टेपिटम हो, इन दोनों टेपिटम होते हैं, या फिर कहें इसकी जो कोशिकाएं हैं इस परत की, यदि इस की एक कोशिका की बात करें, यानी हम एक कोशिका इसको देखें, तो इसके अंदर दो चीजें होती है। एक तो ये रहता है कि ये जो पार्ट है बहुकेंद्र की, सेकंड जो इसका लक्षण है बहुगुणित, ये दो इसके कोशिकाओं के लक्षण होते हैं। बहुकेंद्रकी की यदि हम बात करें, इसका मतलब एक कोशिका में एक से अधिक केंद्रक होते हैं। यदि हम इसको देखें तो हम ये कहें एक से अधिक केंद्रक। दूसरा यदि इसकी बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य तौर पर जो कोशिकाएं रहती हैं या कायिक कोशिकाएं हैं वो हमेशा द्विगुणित होती हैं, 2n होती हैं। लेकिन टेपिटम की कोशिका द्विगुणित न होकर के बहुगुणित होती है, 2n न होकर के ये होती है बहुगुणित। बहुगुणित, तो ये इसके दो लक्षण हुए कि टेपिटम की कोशिका बहुकेंद्र की व बहुगुणित होती है। इसके बाद यदि हम बात करें कि जो टेपिटम रहती है, कि हमने ये कहा कि दोनों जो है इनकी कोशिकाएं इस प्रकार की हैं। अब बात करें कि अमीबीय टेपिटम और स्रावी टेपिटम ये क्या होती है। यदि अमीबीय टेपिटम की बात करेंगे तो टेपिटम का मुख्य कार्य लघु बीजाणु को पोषण देना है। तो यहां पर जब ये पोषण दे रहे हैं तो पोषण किस प्रकार से देती हैं, इस आधार पर ये दो भागों में डिवाइड है। एक पार्ट तो ये होता है कि जैसे इनको पोषण इस जगह पर देना है, तो ये कोशिका यहां आए और फिर इसको पोषण दे। एक ये होता है कि ये कोशिका यहां आए नहीं, कि जैसे इस प्रकार से ये कोशिका यहां आती है, पोषण देती है। दूसरा ये रहता है पोषक पदार्थ होते हैं उनको स्रावित करे। तो यदि यह पोषक पदार्थों को स्रावित करती है तो इसे कहा जाता है स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। जो अधिकतर हम ये कहें कि जो आवृतबीजी पादप या द्विबीजपत्री पादप हैं उनके अंदर अधिकतर स्रावी टेपिटम उपस्थित होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अमीबीय टेपिटम। अमीबीय टेपिटम यदि हम बात करें तो ये जो टेपिटम होती है इसकी भित्ति होती है इस प्रकार से। ये रहती है सेल वाल, कोशिका भित्ति। इसके बाद जो है इसके अंदर होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो अमीबीय टेपिटम होती है, जब इसे पोषण देना होता है तब उस समय इसकी बाहर की भित्ति जो रहती है वो टूट जाती है, और इसके बाद जो संरचना बनाती हैं वो बना देती हैं ये पेरिप्लाज्मोडियम।
पेरी प्लाज्मोडियम, ये संरचनाएं बना देती हैं। तो ये जो पेरी प्लाज्मोडियल होता है ये यहाँ पहुंचता है फिर पोषण देता है। तो इस प्रकार से जो पोषण है वो दो प्रकार से देते हैं। इसी के आधार पर टेपिटम भी दो प्रकार की होती है। अब इसके बाद करते हैं कि टेपिटम जो है इसकी जो भित्ति रहती है, इस भित्ति के अंदर प्रो यूबी स्काई होता है। प्रो यूबी स्काई ये एक प्रकार से जो वसा जैसा पदार्थ रहता है, फैट जैसा पदार्थ रहता है। इस प्रो यूबी स्काई है, इस प्रो यूबी स्काई के साथ में जुड़ जाता है स्पोरोपोलेनिन। पोलेनिन, और इसके बाद बन जाता है यूबी स्काई। यूबी स्काई। तो यहां पर जो टेपिटम की भित्तियां रहती हैं वो यूबी स्काई का भी निर्माण कर देती है। अब देखते हैं एक बार जो टेपिटम होते हैं इनके जो फंक्शन क्या क्या रहते हैं। यदि टेपिटम जो है इनके फंक्शनों की हम बात करें, टेपिटम के कार्य, टेपिटम के यदि सबसे फर्स्ट कार्य की बात करें तो टेपिटम का सबसे फर्स्ट कार्य यही रहता है जब यहां पर लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है तो उस समय लघु बीजाणु बनते हैं। तो जब लघु बीजाणुओं का विकास होता है तो उस समय उनको पोषण देने का कार्य टेपिटम करती है। तो इसका सबसे मुख्य कार्य क्या हुआ, लघु बीजाणुओं को पोषण उपलब्ध करवा देना। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि यदि लघु बीजाणुधानी का परिवर्धन हो लेकिन टेपिटम नहीं बने, या टेपिटम में हम ये कहें कि लघु बीजाणु जनन से पहले नष्ट हो जाए, तो इन दोनों स्थितियों में क्या होगा। तो यदि ये टेपिटम नहीं बन पाएगी, इसका मतलब यहां पर जो लघु बीजाणु जनन के द्वारा जो लघु बीजाणु का परिवर्धन होगा तो लघु बीजाणु को पोषण भी नहीं मिलेगा। जब पोषण नहीं मिलेगा तो इसका मतलब लघु बीजाणु का विकास भी नहीं होगा, और इस प्रकार से जो लघु बीजाणु बनेंगे वो बंधे प्रकार के होंगे, जनन की क्रिया नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ कि यदि लघु परिवर्धित लघु बीजाणु के अंदर टेपिटम है वो नहीं बन पाए या नष्ट हो जाए तो क्या होगा। तो सीधा सा हुआ इसका कि विकसित होते हुए लघु बीजाणु को पोषण नहीं मिलेगा, और पोषण नहीं मिलेगा तो लघु बीजाणु जो है वो विकसित नहीं हो पाएंगे, या फिर कहें कि वो बंध प्रकार के या जनन की क्रिया नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि टेपिटम का यदि अगले कार्य की बात करें तो टेपिटम के द्वारा प्रो यूबी स्काई बनता है। प्रो यूबी स्काई स्पोरोपोलेनिन से मिलकर के यूबी स्काई बनाता है। तो यहां पर हम दूसरा पार्ट ये कहें कि यहां पर यूबी स्काई का निर्माण इसी प्रकार से स्पोरोपोलेनिन स्पोरोपोलेनिन का निर्माण। स्पोरोपोलेनिन जो रहता है वो एक कठोर पदार्थ होता है और इसका किसी भी एंजाइम के द्वारा विघटन नहीं होता है। तो इसका मतलब जब भी ये परागकण बनेंगे तो जो लघु बीजाणु या परागकण बनेंगे इनका जो बाह्य आवरण होता है, इस बाह्य आवरण में स्पोरोपोलेनिन होता है। तो ये स्पोरोपोलेनिन हम ये कह रहे हैं कि किसी भी एंजाइम से विघटित होता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये परत भी विघटित नहीं होगी और लघु बीजाणु जो रहते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। तो एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर और बन जाता है कि यदि लंबे समय तक परागकण मिट्टी के अंदर या किसी भी सतह पर पड़े हुए रहते हैं फिर भी वो नष्ट नहीं होते हैं, तो इसके पीछे कारण क्या रहता है। इसके पीछे कारण यही रहता है
कि उनकी बाह्य परत स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, जिसका कभी भी विघटन नहीं होता है। तो एक ये भी इसका कार्य हुआ। इसके बाद जो रहता है कि टेपिटम के द्वारा कुछ प्रोटीन स्रावित किए जाते हैं और उन प्रोटीनों के कारण मानव के अंदर एलर्जी हो जाती है या फिर कहीं बुखार हो जाता है। तो यहां पर हम ये कहें कि इसके द्वारा यानी टेपिटम के द्वारा एलर्जी भी होती है, क्योंकि इसके अंदर यदि हम बात करते हैं कि कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं, उनकी वजह से एलर्जी होती है, न कि इस पूरी परत की वजह से। इसके बाद जो दूसरा पार्ट हो जाता है कि इनके कारण जो रहता है बुखार या ज्वर भी उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से जो ये टेपिटम होती है, ये इसके मुख्य फंक्शन हुए। अब हम बात करते हैं कि लास्ट जो पार्ट है इसका, ये बच जाता है, और ये हुआ लघु बीजाणु जनन उत्तक, ये पार्ट। यदि हम बात करें कि लघु बीजाणु जनन जो उत्तक रहता है इसकी, तो लघु बीजाणु जनन उत्तक है, इसकी कोशिकाएं होती हैं 2n। ये जो कोशिकाएं ये होती है 2n होती है। तो यहां पर ये जो कोशिकाएं, इनके अंदर होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, और इस विभाजन के द्वारा जो कोशिकाएं बनेंगी वो बनती हैं अगुणित, हैप्लॉइड बनती हैं या अगुणित बनती हैं, और उनको कहा जाता है लघु बीजाणु। और ये होते हैं एन, और ये लघु बीजाणु हैं, ये लघु बीजाणु ही परागकण बनाते हैं। और लघु बीजाणु और परागकण संरचनात्मक रूप से दोनों समान होते हैं, केवल इनके बीच के अंदर जो क्लेज भित्ति होती है, इसके कारण ये लघु बीजाणु कहलाते हैं। क्लेज भित्ति यदि नहीं होती है तो इसके कारण ये परागकण कहलाते हैं। परागकण होते हैं, इन परागकणों से बनता है नर युग्मकोद्भिद। और इस नर युग्मकोद्भिद के द्वारा जो रहता है, इससे बनते हैं नर युग्मक। तो अब यदि हम इसको देखें तो हम ये कहेंगे कि पूरी प्रक्रिया नर युग्मक बनने की जो प्रक्रिया होती है, वह परागकोश के जो पुंकेसर जो रहते हैं, पुंकेसर के परागकोश है, इनके अंदर होती है। और यहाँ पर ये प्रक्रिया है लघु बीजाणु धानी के अंदर होती है। और यहाँ पर इस प्रकार से जो है लघु बीजाणु धानी है, उसकी संरचना हुई है। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि इनका परिवर्धन कैसे होता है, ये बनते कैसे हैं, लघु जो नर युग्मकोद्भिद या लघु बीजाणु किस प्रकार से बनते हैं इनको।